आप जैसे अखबार मीडिया के साथियों को जो हम लोग को 2015 में भी नसीहत करते थे, 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी नसीहत करते रहे कि आप लोग गठबंधन क्यों नहीं करते, तो मैं आपको गवाह रखता हूं कि मैं बिहार के मुफाद के लिए, भारत के आइन के तहफ्फुज के लिए, बिहार के महरूम तबकात के हुकूक के लिए मैं गठबंधन पर आमादा हूं। और आइंदा के लिए यह सवाल हमारे लिए नहीं रहना चाहिए कि हमने गठबंधन क्यों नहीं किया, बल्कि यह सवाल उनके तरफ होना चाहिए कि उसने गठबंधन क्यों नहीं किया। क्या बीजेपी सिर्फ बेइंसाफी करती है हमारे साथ? ये गठबंधन के लोगों ने क्या किया? 25% लोग जो नॉन माइनॉरिटी के थे वो वजीर आला भी बने, नायब वजीर आला भी बने, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर भी बने, हेल्थ मिनिस्टर भी बने, एजुकेशन मिनिस्टर भी बने, इरिगेशन के मिनिस्टर भी बने। एक एक मिनिस्टर के पास 3-3 पोस्ट रहे और 16-17% माइनॉरिटी के लोगों ने वोट दिया। तो क्या मिला आपको? 4 वजारत मिली, खैराती वजारतें, भीखमंगी वजारतें, कब्रिस्तान की वजारतें, शराब की वजारतें, गन्ने की वजारत तो बिहार के सिर्फ 2 जिले में, और एक वजीर खजाना भी बनाया गया। तो उनके आधे अख्तियार कमर्शियल टैक्स उनसे छीन लिए गए, उनको सिर्फ एक कलमदान की चाबी मुंशी की तरफ दे दिया गया। क्या मिला अकलियत के लोगों को? गठबंधन के लोगों को भी हम यह पैगाम देना चाहते हैं कि अगर अकलियतों के साथ आप इंसाफ करना चाहते हैं तो हमें गठबंधन में जगह दीजिए। हम ये मुतालबा कर रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे कि एक मखसूस जाति के आदमी का मर्डर होता है तो नंगे पांव 80 एमएलए को लेकर चलने पर हाजिर हो जाते हैं, और वहीं इसराइल के गले पर जय श्री राम कहने के लिए चाकू चलाया जाता है, और पटने में उसका इलाज हो रहा है, और पार्टी का कोई एक सिपाही भी जाकर उसकी खैरियत पूछने के लिए, चपरासी भी खैरियत पूछने के लिए नहीं जा रहा है। हमने करीबन बिहार के 38 जिलों में से तकरीबन हमने 32 जिले का दौरा कर लिया है, वहां पर हमारा संगठन खड़ा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं शम्स तबरेज़ कासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ हैं जनाब अख्तर ईमान साहब, आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर और मारूफ सियासी रहनुमा हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मरतबा पूरे दमखम के साथ बिहार चुनाव लड़ना चाहती है। कुछ सीटों पर पार्टी ने ऐलान भी कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मरतबा भी पार्टी सीमांचल तक महदूद रहेगी या पूरे बिहार में जाएगी? क्या दूसरी पार्टियों का अलायंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या होगा? क्या इस मरतबा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इल्जामात को बर्दाश्त करेगी या इल्जामात से ऊपर उठकर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी? सारे मुद्दों पर तफसील से बातचीत करेंगे। अख्तर ईमान साहब, मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि MIM जो गठबंधन बनता है उससे मिलकर क्यों नहीं चुनाव लड़ती है, अलग से क्यों लड़ेगी? तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आप समर्थन हासिल करने के, उनके साथ अलायंस करने की कोशिश करते हैं या वो लोग इनकार करते हैं? क्या है मामला? नहीं, देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि MIM शुरू दिन से ये चाहती है कि इस मुल्क में उन लोगों के हाथों में इक़्तिदार जाए जो लोग हिंदुस्तान के दस्तूर की, भारत के आइन की पूरी पासदारी करें, यहाँ के मजहबी रवादारी और यहाँ के दलित और महरूम तबकात के साथ जो लोग इंसाफ करने वाले हों, ऐसे ही लोग इक़्तिदार की कुर्सी में विराजमान हों। ये शुरू दिन से MIM की कोशिश रही है। और हमारे बिहार में सियासी कदम रखते ही जो हमने कोशिश अपनी शुरू की है शुरू दिन से, वो सीमांचल के महरूम तबकात के हुकूक की वसूलियाबी के लिए हमने लड़ाई शुरू की दफ़ा 371 के लिए। और फिर हम जूं बिहार में अपना कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि बिहार में चाहे गया हो, जहानाबाद हो, अरवल हो, चाहे सीतामढ़ी हो, चाहे सुपौल हो, ये इन तबकात, यहाँ भी महरूम तबकात की एक बड़ी आबादी है। और हम जाहिर है कि हम सिर्फ सीमांचल में बन के ही नहीं रह रहे हैं, बल्कि इस वक्त सीमांचल के कमजोर तबकात की लड़ाई का जो हमने आगाज किया, तो बिहार के दूसरे हिस्सों से भी महरूम तबकात, बिलखुसूस नौजवानों का, अक़लियत के लोगों का, दलितों की एक बड़ी तादाद का रुझान हमारी पार्टी की तरफ बढ़ा। उनकी दावत में मिली, उन्होंने हमें मजबूर किया कि आज हम पूरे बिहार में अपनी इकाई और अपनी तंजीम को खड़ा करने में कामयाब हुए हैं। और जाहिर है कि हम बिहार के महरूम तबकात, मजलूम तबकात के हक और हुकूक के लिए मुनसिफाना लड़ाई लड़ने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी सिलसिले की पेशरफ ये है कि इस मुल्क में अपने सियासी हुकूक की बाजियाबी के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकली आदमी अपने आप को एम्पावर करे। उसके लिए हमारी पार्टी अपने इलेक्शन के, अपने दमखम पर इलेक्शन की पूरी तैयारी कर रही है। जहाँ तक आपका सवाल है कि आप पर पुराने इल्ज़ाम लगते रहे हैं, तो हम इल्ज़ाम लगाने वालों की परवाह नहीं करते। इल्ज़ाम हम पर बीजेपी लगाती है, जो बीजेपी खुद अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखती कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, गुजरात के ताल्लुक से, दंगे के ताल्लुक से, फितने फसाद के ताल्लुक से, करप्शन के ताल्लुक से उनका पैरहन कितना गंदा है, वो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं।
और ज्यादा इल्जाम उससे बढ़कर लगाते हैं कांग्रेस के लोग जिनको अपनी माजी की तारीख याद नहीं है और हाल के भी कारनामे को वो शायद जिंदा जमीरी के साथ नहीं देख पा रहे हैं। वो कांग्रेस के लोग जिसके जमाने में बाबरी मस्जिद में तालाबंदी हुई, मूर्ति बैठाई गई और जिसके बरसरे इख्तियार रहते हुए दिल्ली में बाबरी मस्जिद का इन्हदाम हुआ, वो लोग जो लोग बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारी करते रहे, वो कांग्रेस के लोग जो दलितों का शोषण करते रहे, वो कांग्रेस के लोग जो अक़लियतों की हकमारी करते रहे, वो भी इस तरह की बात उठा रहे हैं। असल मसला इसमें तबरेज़ साहब, मसला ये है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि महरूम तबकात से कभी भी कोई आवाज उठे। आपको याद होगा जिस जमाने में रामविलास पासवान साहब ने अपने लोगों को जगाने का काम किया था, उस वक्त भी उन पर इल्जाम लगा था। लालू जी ने जिस वक्त यादवों को जगाया, मायावती जी ने जब तक वहां पर जाटवों को जगाया, तो फिर जमाना ये रहा है कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए जब भी कोई उठता है तो हम उसे तहरीक आजादी कहते हैं और अंग्रेज उसे बगावत कहते हैं। और आज भी कुछ लोग हैं जो हमारी अपने हक और हुकूक की लड़ाई को बगावत समझते हैं और हम समझते हैं कि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। हमने अपने कदम जमाए हैं, नौजवानों का एक बड़ा तबका हमसे जुड़ा है, हम अपने दमखम पर इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारी शदीद ख्वाहिश है कि बिहार में बीजेपी की जो हुकूमत है, ये जदयू की मुनाफिकाना जो उसकी साझेदारी है, ये जदयू के लोग जिन लोगों ने 2015 के इलेक्शन में वोट लिया था गठबंधन के नाम पर और जिन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट लिया था और नीतीश कुमार जी ने कहा था मर जाऊंगा मिट जाऊंगा बीजेपी में नहीं जाऊंगा और उल्टी चाटने के मुताबिक नीतीश कुमार जी जाकर बीजेपी में शामिल हो गए। मैं उन तमाम तर सियासी मुनाफिकीन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं अपने हकूक और हिस्सेदारी के लिए। मेरा बड़ा इल्जाम है कि 2015 में जब इलेक्शन हुआ तो 41% वोट महागठबंधन ने हासिल किए और उसमें बिलासुबह 16-17% वोट अक़लियतों का था। लेकिन क्या बीजेपी सिर्फ बेइंसाफी करती है हमारे साथ? ये गठबंधन के लोगों ने क्या किया? 25% लोग जो नॉन माइनॉरिटी के थे वो वजीर आला भी बने, नायब वजीर आला भी बने, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर भी बने, हेल्थ मिनिस्टर भी बने, एजुकेशन मिनिस्टर भी बने, इरिगेशन के मिनिस्टर भी बने। एक मिनिस्टर के पास 3-3 पोस्ट है और 16-17% माइनॉरिटी के लोगों ने वोट दिया। तो क्या मिला आपको? 4 वजारत मिली, खैराती वजारत है, भिकमंगी वजारत है, कब्रिस्तान की वजारत है, शराब की वजारत है, गन्ने की वजारत तो बिहार के सिर्फ 2 जिले में और एक वजीर खजाना भी बनाया गया। तो उनके आधे अख्तियार कमर्शियल टैक्स उनसे छीन लिए गए। उनको सिर्फ एक कलमदान की चाबी मुंशी की तरफ दे दिया गया। क्या मिला अक़लियत के लोगों को? तो हमारा साफ ये है। उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि बीजेपी को और जदयू को तख्ते से हटाने के लिए बिहार के एक लार्जर अलायंस की जरूरत है और वो अलायंस बनना चाहिए। हम उस अलायंस का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, लेकिन हाँ, इस्तेमाल करने के लिए गर्दन झुका के तैयार नहीं है। हम बराबरी की हिस्सेदारी के साथ तैयार हैं कि अगर आप लड़ना चाहते हो, बीजेपी इस वक्त अक़लियत दुश्मनी का काम कर रही है। गठबंधन के लोगों को भी हम यह पैगाम देना चाहते हैं कि अगर अक़लियतों के साथ आप इंसाफ करना चाहते हैं तो हमें गठबंधन में जगह दीजिए। हम ये मुतालबा कर रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बिहार के कमजोर तबका, ये जो गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, अभी मक्का के किसान हार्ट अटैक हो रहा है, खुदकुशी कर रहे हैं, इनकी विरोध में बैठी जो सरकार बैठी हुई है, मॉब लिंचिंग को जो इंसाफ नहीं देती वो सरकार बैठी है, करप्शन को बढ़ाने वाली जो सरकार बैठी हुई है, दंगाइयों की जो सरकार बैठी हुई है, उसके खिलाफ एक गठबंधन बनाना जरूरी है। और हम चाहते हैं कि उस गठबंधन में हम भी अपना योगदान दें। लेकिन ये गठबंधन के लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि वो हमें कुछ लोग हैं राब्ते में, कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब आप लोगों को तो लेने के लिए तैयार हैं लेकिन आप लोगों की पार्टी। तो मैंने कहा कि साफ साफ ये बात कहो कि मुस्लिम अक़लियतों के वोट चाहिए, मुसलमानों की इज्जतदाराना भागीदारी नहीं चाहिए। लीडरशिप को आप मानने पर तैयार नहीं है। इसका साफ मतलब यह है कि बीजेपी में और वो लोग जो लोग हमें गठबंधन में शामिल होना नहीं देना चाहते, यही फर्क है। कि वो क्या फर्क है कि वो मुसलमानों से भी दूर रहते हैं, मुस्लिम अक़लियत के मसाइल से भी दूर रहती है बीजेपी, और गठबंधन मुस्लिम अक़लियत का तो वोट चाहिए लेकिन मुस्लिम लीडरशिप की साझेदारी नहीं चाहिए। तो आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। हम बिहार के उन दानिशोरों को, आप जैसे अखबार मीडिया के साथियों को, जो हम लोग को 2015 में भी नसीहत करते रहे, 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी नसीहत करते रहे कि आप लोग गठबंधन क्यों नहीं करते, तो मैं आपको गवाह रखता हूं कि मैं बिहार के मुफाद के लिए, भारत के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बिहार के महरूम तबकात के हुकूक के लिए मैं गठबंधन पर आमादा हूं। और अगर आप गठबंधन नहीं करा पाते हैं, बुद्धिजीवी हमारे मिल्ली रहनुमा, हम उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि आप अगर गठबंधन नहीं करा पाते हैं तो इसके माने ये है कि आपकी वकालत की कदर मंजिल वहां नहीं हो रही है। तो आपको ऐसी ताकतों की मुखालफत करनी चाहिए और हमारी हिमायत करनी चाहिए। और आइंदा के लिए यह सवाल हमारे लिए नहीं रहना चाहिए कि हमने गठबंधन क्यों नहीं किया, बल्कि यह सवाल उनके तरफ होना चाहिए कि उसने गठबंधन क्यों नहीं किया। मामला हम साफ साफ। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि बात बहुत खुल करके बड़े पैमाने पर आई है। पहली मर्तबा के अलायंस में शामिल होने के लिए, गठबंधन में शामिल होने के लिए पूरी तरह एमआईएम तैयार है।
अभी डिपेंड करता है उन लोगों पर जो आरजेडी, कांग्रेस है, दीगर पार्टियां हैं, कोई इन्हें शामिल करती है नहीं। अख्तर उल इमान साहब, एक बड़ा सवाल यह होता है आपकी पार्टी पर कि सीमांचल में तो पार्टी बहुत मजबूत हो गई है, दूसरी जगहों पर पार्टी मजबूत नहीं है, संगठन नहीं है। हालांकि अब पूरा बिहार या जो यूथ तबका है एमआईएम से जुड़ना चाहता है, तो आप लोग एमआईएम की इतनी यहाँ तवज्जो दीगर जगहों पर नहीं, क्या वजह रही? देखिए, हम लोग अपनी कोशिश बसात वक्त हमारी कमजोर सी पार्टी नए लोग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि ये कलील वक्फे में 5 साल की मुद्दत कोई बड़ी मुद्दत नहीं होती है। मैं आज कहता हूं कि 25 साल से जो पार्टियां काम कर रही हैं वो उतनी आवाम तक पहुंच हासिल नहीं कर सकी जितना मैं 5 साल के कलील अरसे में हमने हासिल किया। चूंकि हमारा लीडर हिंदुस्तान की सालमियत की बात करता है, अदल इंसाफ की बात करता है, महरूम तबकात की वकालत करता है, और बिहार में हम उसी की सियासी जो तौर तरीके हैं उसकी पैरवी कर रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि बिहार के आवाम का एतमाद हुआ है, नौजवानों का एतमाद हुआ है। ये नंगे भूखे पांव कर चलने वाले लोग, ये मजदूर हैं, आज क्या कर रहे हैं? ये मजदूर सिर्फ दिल्ली से लौट के ही नहीं आए हैं, बल्कि मौजूदा हुकूमत के कफन के कपड़े भी लेकर आए हैं कि तुमने हमको कहा ये बिहार किसी के बाप की मीरास नहीं, लेकिन बिहार का मुखिया कहता है बिहार में दाखिल होने नहीं देंगे। जब ये गरीब नंगे पांव भूखे आ गए तो कोरोना सेंटर में फोन करके खैरियत पूछ रहे हैं। ये दोगलई नहीं चलेगी। ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, बिहार के एजुकेशन को चौपट कर दिया, सीमांचल को अब तक कोई हिस्सा उसने नहीं दिया, और आज बीजेपी के साथ बैठ करके अकलियतों के टिकट की उम्मीद, अकलियतों के वोट की उम्मीद करते हैं। मैं उनको भी खबरदार करना चाहता हूं। मैं वो पार्टियां जो पार्टियां गठबंधन बना रही थी और गठबंधन बना रही हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि एक मखसूस जाति के आदमी का मर्डर होता है तो नंगे पांव 80 एमएलए को लेकर चलने पर हाजिर हो जाते हैं, और वहीं इसराइल के गले पर जय श्री राम कहने के लिए चाकू चलाया जाता है, और पटने में उसका इलाज हो रहा है, और पार्टी का कोई एक सिपाही भी जाकर उसकी खैरियत पूछने के लिए, चपरासी भी खैरियत पूछने के लिए नहीं जा रहा है। तो अकलियतों के ताल्लुक से क्या कर रहे हैं? हिसाब देना पड़ेगा 20 महीने का इस गठबंधन को कि उसने उस वक्त उर्दू एकेडमी के लिए क्या किया, मदरसा बोर्ड के लिए क्या किया, मौलाना मजहर यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया, वक्फ बोर्ड के लिए उसने क्या किया, माइनॉरिटी के रिजर्वेशन का मामला क्या किया, 15,000 उर्दू बच्चों को जो नौकरी नहीं मिली, डंडे खाते रहे, उनकी नौकरी कहां गई, 80,000 से ज्यादा उर्दू टीचरों की जगह खाली है, वो कहां गया, जितनी भी बहालियां हुई 17% माइनॉरिटी के लोगों को 3-4% से ज्यादा चपरासी में भी हिस्सेदारी नहीं मिली। इसका हिसाब कौन देगा? 20 महीने का हिसाब इनको भी देना होगा। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि बीजेपी और उसके नामाकुल साथियों की साझेदारी की हुकूमत नहीं बने, एक गठबंधन बने और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो, सबके साथ मुंसिफाना एक वो बनाया जाए, ब्लू प्रिंट तैयार हो, उस पर काम करने के लिए हम आमादा है। अगर अलायंस में आपको शामिल नहीं किया जाता है तो फिर आपकी पॉलिसी क्या होगी? क्या आप पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे या कुछ मखसूस सीटों पर? हमारी पॉलिसी बिल्कुल जाहिर है कि अगर हमको अलायंस में नहीं दिया जाता है तो इसके माने ये पार्टियां खुद चाहती हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ें। तो जाहिर है कि हमारे पार्टी के जहां लोग हैं, अगर हमको अलायंस में वो नहीं लेते हैं तो हमारे पार्टी के लोग चनाचूर नहीं बचेंगे ना। अपना जो लंगड़ा लूढ़ा कैंडिडेट होगा उसको अपना वोट हवाले करेंगे। चाहे कोई हारेगा तो उसको एहसास होगा कि मेरी वजह से हारा है, कोई जीतेगा तो उसको एहसास होगा कि मेरी वजह से जीता है। इसका एहसास दिलाएंगे। कितनी सीटों पर? अभी तो 32 सीटों का आपने ऐलान किया। हमारी पहली लिस्ट है साहब, पहली लिस्ट में किशन जी भी शामिल नहीं किया है, अभी सीमांचल की सारी सीटों को शामिल नहीं किया है। हम हालात का जायजा ले रहे हैं, अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, अपनी तंजीमी सलाहियत का जायजा ले रहे हैं, और उसके बाद हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो आपको लगता है कि जो मुसलमान हैं इस पार्टी में शामिल होंगे या फिर पहले की तरह भी आरजेडी, कांग्रेस? क्योंकि जब इलेक्शन का मौका आएगा तो एक बड़ा मसला ये आ जाएगा, मुसलमानों को कहा जाएगा कि बीजेपी को हराना है, कौन जीते उससे मतलब नहीं, मतलब बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए। हर मुल्क एक मैसेज फैलता है मुसलमानों के दरमियान। तो ये जो एक मैसेज वायरल होगा उसका मुकाबला आप किस तरह करेंगे, आपकी पार्टी किस तरह करेगी? देखिए, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने हमारे नौजवानों की याददाश्त कमजोर कर दी। बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए रथ यात्रा चलाने वालों ने 500 साल पहले तोड़ी गई फर्जी कहानी मंदिर की तो याद दिला दी। लेकिन यही वो लोग हैं जो लोग 1991 में अपनी आंखों के सामने मस्जिद के गुंबद और मेहराब को टूटते हुए देखे, अपनी कौम को याद रखने नहीं दिया। अगर अपनी कौम की याददाश्त को मजबूत करते तो आज नौजवान हमारे बेनरवी का शिकार नहीं होते। ये गए, इससे पारीना हो गए ये लोग। और ये लोग जो लोग इस तरह की ढपली बजाते हैं, मैं पूछता हूं ऐसे लोगों से कि इलेक्शन 5 साल के लिए होता है, 4.5 साल कहां रहते हैं? जब मिल्लत के बच्चे बगैर कसूर के गिरफ्तार होते हैं, नौकरी में उनकी छटनी कर दी जाती है, इंटरव्यू को में उसका नजरअंदाज कर दिया जाता है, माइनॉरिटी के इलाके में स्कूल नहीं खोला जाता है, उसके इलाके में कोई तरक्की का काम नहीं किया जाता है, ये 4.5 साल आप कहां रहते हैं?
जब इलेक्शन का जमाना आता है तो आप मिल्लत को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। मिल्लत के बचाने वाले मुखलिस और हमारे मिल्ली रहनुमा हैं, जिनका 4.5 साल भी मिल्लत के मसाइल को लेकर जो हुकूमत से लड़ते रहे हैं। एमआईएम 4 सालों से मैदान में नहीं थी, अब इलेक्शन करीब आया है, जिन्होंने संगठन बनाने का काम ये किया। आपका खुद साख्ता इल्जाम हो सकता है तवरेज साहब, है ना। एनपीआर का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, 2017 का सैलाब हो, बिहार के दूसरे हिस्सों में जुल्म ज्यादती हो रही हो। अभी तो 1 साल पहले हम इलेक्शन जीत चुके हैं एमएलए का, और आप कह रहे हैं अभी हम आए हैं। हाँ भाई, हम लोग कमजोर लोग हैं, हम वर्चुअल वो रैली तो नहीं करा सकते हैं, हम तो मीडिया के लोगों साथ ही नहीं कर सकते हैं। हमने करीबन बिहार के 38 जिलों में से तकरीबन हमने 32 जिले का दौरा कर लिया है। अब वहां पर हमारा संगठन खड़ा हो गया है। तो अब जाहिर है कमजोर आदमी को, अब जो लोग राजधानी में जा रहे हैं और लोकल ट्रेन वाले को कहिएगा कि आप उनके साथ क्यों नहीं दिल्ली पहुंचे, तो भाई गरीब लोगों का सफर दूर होता है। एमआईएम में जो मेंबर बना रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो सिर्फ मुसलमान शामिल हो रहे हैं, इसके अलावा भी दोस्तों। अरे बाहर जाके देखिए, रामराज जी भी बैठे हुए हैं, दीपक कुमार भी हमारे मेंबर बने, मरांडी भी अभी हमसे मेंबर बन के गई है। हम लोग जात पात की लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं, हम भारत के आइन की तहफ्फुज और इस मुल्क की सालमियत, कमजोर तबकात के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हम वजीर आजम और वजीर आला की लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं, हम महरूम तबकात को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। और हमारे बुजुर्गों ने जो शहादत दी, मुल्क को कुर्बानी देकर आजाद कराया है, हम अपने बुजुर्गों के सपनों को शर्मिंदा ताबीर करने की लड़ाई। तो आप थे अख्तरुल ईमान साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कई बातों का खुलासा किया। और जो सबसे बड़ी बात जो एमआईएम पर इल्जाम लगता है कि मुसलमानों की पार्टी, ऐसा नहीं है, सारे समाज के लोग, हिंदू मुसलमान सभी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस वक्त मैं खुद किशनगंज में बैठा हूँ, जो पार्टी हेडक्वार्टर है, वहाँ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ अख्तरुल ईमान साहब का, और यहाँ इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सब लोग शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो बार बार इल्जाम लगाई जाती है कि एमआईएम खुद तनहा इलेक्शन लड़ती है, वोट काटने का काम करती है, तो ऐसा नहीं, बल्कि वोट काटने का काम या इल्जाम इन्होंने अब आरजेडी, कांग्रेस और उन बड़ी पार्टियों पर लगा दिया है। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताजा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है। हम बिहार के उन दानिशवरों को, आप जैसे अखबार मीडिया के साथियों को, जो हम लोग को 2015 में भी नसीहत करते रहे, 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी नसीहत करते रहे कि आप लोग गठबंधन क्यों नहीं करते, तो मैं आपको गवाह रखता हूं कि मैं बिहार के मुफाद के लिए, भारत के आइन के तहफ्फुज के लिए, बिहार के महरूम तबकात के हुकूक के लिए मैं गठबंधन पर आमादा हूं। और आइंदा के लिए यह सवाल हमारे लिए नहीं रहना चाहिए कि हमने गठबंधन क्यों नहीं किया, बल्कि यह सवाल उनके तरफ होना चाहिए कि उसने गठबंधन क्यों नहीं किया। क्या बीजेपी सिर्फ बेइंसाफी करती है हमारे साथ? ये गठबंधन के लोगों ने क्या किया? 25% लोग जो नॉन माइनॉरिटी के थे वो वजीर आला भी बने, नायब वजीर आला भी बने, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर भी बने, हेल्थ मिनिस्टर भी बने, एजुकेशन मिनिस्टर भी बने, इरिगेशन के मिनिस्टर भी बने। एक एक मिनिस्टर के पास 3-3 पोस्ट है, और 16-17% माइनॉरिटी के लोगों ने वोट दिया। तो क्या मिला आपको? 4 वजारत मिली, खैराती वजारत है, भीखमंगी वजारत है, कब्रिस्तान की वजारत है, शराब की वजारत है, गन्ने की वजारत तो बिहार के सिर्फ 2 जिले में, और एक वजीर खजाना भी बनाया गया। तो उनके आधे अख्तियार कमर्शियल टैक्स उनसे छीन लिए गए, उनको सिर्फ एक कलमदान की चाबी मुंशी की तरफ दे दिया गया। क्या मिला अकलियत के लोगों को? गठबंधन के लोगों को भी हम यह पैगाम देना चाहते हैं कि अगर अकलियतों के साथ आप इंसाफ करना चाहते हैं तो हमें गठबंधन में जगह दीजिए। हम ये मुतालबा कर रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे कि एक मखसूस जाति के आदमी का मर्डर होता है तो नंगे पांव 80 एमएलए को लेकर चलने पर हाजिर हो जाते हैं, और वहीं इसराइल के गले पर जय श्री राम कहने के लिए चाकू चलाया जाता है, और पटने में उसका इलाज हो रहा है, और पार्टी का कोई एक सिपाही भी जाकर उसकी खैरियत पूछने के लिए, चपरासी भी खैरियत पूछने के लिए नहीं जा रहा है। हमने करीबन बिहार के 38 जिलों में से तकरीबन हमने 32 जिले का दौरा कर लिया है, और वहां पर हमारा संगठन खड़ा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं शम्स तबरेज़ कासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर और मारूफ सियासी रहनुमा हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मरतबा पूरे दमखम के साथ बिहार चुनाव लड़ना चाहती है। कुछ सीटों पर पार्टी ने ऐलान भी कर दिया है, लेकिन सवाल यह कि क्या इस मरतबा भी पार्टी सीमांचल तक महदूद रहेगी या पूरे बिहार में जाएगी? क्या दूसरी पार्टियों का अलायंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या होगा? क्या इस मरतबा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इल्जामात को बर्दाश्त करेगी या इल्जामात से ऊपर उठकर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी? सारे मुद्दों पर तफसील से बातचीत करेंगे। अख्तरुल ईमान साहब, मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि एमआईएम जो गठबंधन बनता है उससे मिलकर क्यों नहीं चुनाव लड़ती है, अलग से क्यों लड़ेगी? तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आप समर्थन हासिल करने के, उनके साथ अलायंस करने की कोशिश करते हैं या वो लोग इनकार करते हैं? क्या है मामला?
नहीं, देखिए सवाल ये पैदा होता है कि एमआईएम शुरू दिन से ये चाहती है कि इस मुल्क में उन लोगों के हाथों में इक़्तिदार जाए जो लोग हिंदुस्तान के दस्तूर की, भारत के आइन की पूरी पासदारी करें। यहाँ के मजहबी रवादारी और यहाँ के दलित और महरूम तबकात के साथ जो लोग इंसाफ करने वाले हों, ऐसे ही लोग इक़्तिदार की कुर्सी में विराजमान हों, ये शुरू दिन से एमआईएम की कोशिश रही है। और हमारे बिहार में सियासी कदम रखते ही जो हमने कोशिश अपनी शुरू की है शुरू दिन से, वो सीमांचल के महरूम तबकात के हकूक़ की वसूलियाबी के लिए हमने लड़ाई शुरू की दफ़ा 371 के लिए। और फिर हम जूं बिहार में अपना कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि बिहार में चाहे गया हो, जहानाबाद हो, अरवल हो, चाहे सीतामढ़ी हो, चाहे सुपौल हो, ये इन तबकात, यहाँ भी महरूम तबकात की एक बड़ी आबादी है। और हम जाहिर है कि हम सिर्फ सीमांचल में बन के ही नहीं रह रहे हैं, बल्कि इस वक्त सीमांचल के कमज़ोर तबकात की लड़ाई का जो हमने आगाज़ किया, तो बिहार के दूसरे हिस्सों से भी महरूम तबकात, बिलखुसूस नौजवानों का, अक़लियत के लोगों का, दलितों की बड़ी तादाद का रुझान हमारी पार्टी की तरफ बढ़ा। उनकी दावत हमें मिली, उन्होंने हमें मजबूर किया कि आज हम पूरे बिहार में अपनी इकाई और अपनी तंजीम को खड़ा करने में कामयाब हुए हैं। और जाहिर है कि हम बिहार के महरूम तबकात, मजलूम तबकात के हक और हुकूक के लिए मुनसिफाना लड़ाई लड़ने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी सिलसिले की एक पेशरफ ये है कि इस मुल्क में अपने सियासी हुकूक की बाजियाबी के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकली आदमी अपने आप को एम्पावर करे। उसके लिए हमारी पार्टी अपनी इलेक्शन की, अपने दमखम पर इलेक्शन की पूरी तैयारी कर रही है। जहाँ तक आपका सवाल है कि आप पर पुराने इल्ज़ाम लगते रहे हैं, तो हम इल्ज़ाम लगाने वालों की परवाह नहीं करते। इल्ज़ाम हम पर बीजेपी लगाती है, जो बीजेपी खुद अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखती कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, गुजरात के ताल्लुक से, दंगे के ताल्लुक से, फितने फसाद के ताल्लुक से, करप्शन के ताल्लुक से उनका पैरहन कितना गंदा है, वो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। और ज़्यादा इल्ज़ाम उससे बढ़कर लगाते हैं कांग्रेस के लोग जिनको अपनी माजी की तारीख याद नहीं है और हाल के भी कारनामे को वो शायद जिंदा ज़मीरी के साथ नहीं देख पा रहे हैं। वो कांग्रेस के लोग जिसके ज़माने में बाबरी मस्जिद में तालाबंदी हुई, मूर्ति बैठाई गई और जिसके बरसरे इक़्तिदार रहते हुए दिल्ली में बाबरी मस्जिद का इन्हिदाम हुआ, वो लोग जो लोग बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारी करते रहे, वो कांग्रेस के लोग जो दलितों का शोषण करते रहे, वो कांग्रेस के लोग जो अक़लियतों की हकमारी करते रहे, वो भी इस तरह की बात उठा रहे हैं। असल मसला इसमें तबरेज़ साहब, मसला ये है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि महरूम तबकात से कभी भी कोई आवाज़ उठे। आपको याद होगा जिस जमाने में रामविलास पासवान साहब ने अपने लोगों को जगाने का काम किया था, उस वक्त भी उन पर इल्जाम लगा था। लालू जी ने जिस वक्त यादवों को जगाया, मायावती जी ने जब तक वहां पर जाटवों को जगाया, तो फिर जमाना ये रहा है कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए जब भी कोई उठता है तो हम उसे तहरीक आज़ादी कहते हैं और अंग्रेज उसे बगावत कहते हैं। और आज भी कुछ लोग हैं जो हमारी अपने हक और हुकूक की लड़ाई को बगावत समझते हैं और हम समझते हैं कि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। हमने अपने कदम जमाए हैं, नौजवानों का एक बड़ा तबका हमसे जुड़ा है, हम अपने दमखम पर इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारी शदीद ख्वाहिश है कि बिहार में बीजेपी की जो हुकूमत है, ये जदयू की मुनाफिकाना जो उसकी साझेदारी है, ये जदयू के लोग जिन लोगों ने 2015 के इलेक्शन में वोट लिया था गठबंधन के नाम पर और जिन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट लिया था और नीतीश कुमार जी ने कहा था मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और उल्टी चाटने के मुताबिक नीतीश कुमार जी जाकर बीजेपी में शामिल हो गए। मैं उन तमाम पर सियासी मुनाफिकीन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने हकूक और हिस्सेदारी के लिए। मेरा बड़ा इल्जाम है कि 2015 में जब इलेक्शन हुआ तो 41% वोट महागठबंधन ने हासिल किए और उसमें बिलासुबह 16-17% वोट अक़लियतों का था। लेकिन क्या बीजेपी सिर्फ बेइंसाफी करती है हमारे साथ? ये गठबंधन के लोगों ने क्या किया? 25% लोग जो नॉन माइनॉरिटी के थे वो वजीर आला भी बने, नायब वजीर आला भी बने, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर भी बने, हेल्थ मिनिस्टर भी बने, एजुकेशन मिनिस्टर भी बने, इरिगेशन के मिनिस्टर भी बने। एक मिनिस्टर के पास 3-3 पोस्ट है और 16-17% माइनॉरिटी के लोगों ने वोट दिया। तो क्या मिला आपको? 4 वजारत मिली, खैराती वजारत है, भीखमंगी वजारत है, कब्रिस्तान की वजारत है, शराब की वजारत है, गन्ने की वजारत तो बिहार के सिर्फ 2 जिले में, और एक वजीर खजाना भी बनाया गया। तो उनके आधे अख्तियार कमर्शियल टैक्स उनसे छीन लिए गए, उनको सिर्फ एक कलमदान की चाबी मुंशी की तरफ दे दिया गया। क्या मिला अक़लियत के लोगों को? तो हमारा साफ ये है, उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि बीजेपी को और जदयू को तख्ते से हटाने के लिए बिहार के एक लार्जर अलायंस की जरूरत है और वो अलायंस बनना चाहिए। हम उस अलायंस का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हाँ, इस्तेमाल करने के लिए गर्दन झुका के तैयार नहीं है। हम बराबरी की हिस्सेदारी के साथ तैयार हैं कि अगर आप लड़ना चाहते हो, बीजेपी इस वक्त अक़लियत दुश्मनी का काम कर रही है। गठबंधन के लोगों को भी हम यह पैगाम देना चाहते हैं कि अगर अक़लियतों के साथ आप इंसाफ करना चाहते हैं तो हमें गठबंधन में जगह दीजिए। हम ये मुतालबा कर रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं।
हम चाह रहे हैं कि बिहार के कमजोर तबका, ये जो गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, अभी मक्का के किसान हार्ट अटैक हो रहा है, खुदकुशी कर रहे हैं, इनकी विरोध में बैठी जो सरकार बैठी हुई है, मॉब लिंचिंग को जो इंसाफ नहीं देती वो सरकार बैठी है, करप्शन को बढ़ाने वाली जो सरकार बैठी हुई है, दंगाइयों की जो सरकार बैठी हुई है, उसके खिलाफ एक गठबंधन बनाना जरूरी है। और हम चाहते हैं कि उस गठबंधन में हम भी अपना योगदान दें, लेकिन ये गठबंधन के लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि वो हमें कुछ लोग हैं राब्ते में, कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब आप लोगों को तो लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोगों की पार्टी, तो मैंने कहा कि साफ साफ ये बात कहो कि मुस्लिम अकलियतों के वोट चाहिए, मुसलमानों की इज्जतदाराना भागीदारी नहीं चाहिए, लीडरशिप को आप मानने पर तैयार नहीं है। इसका साफ मतलब यह है कि बीजेपी में और वो लोग जो लोग हमें गठबंधन में शामिल होना नहीं देना चाहते हैं, यही फर्क है। कि वो क्या फर्क है कि वो मुसलमानों से भी दूर रहते हैं, मुस्लिम अकलियत के मसाइल से भी दूर रहती है बीजेपी, और गठबंधन मुस्लिम अकलियत का तो वोट चाहिए लेकिन मुस्लिम लीडरशिप की साझेदारी नहीं चाहिए। तो आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। हम बिहार के उन दानिशवरों को, आप जैसे अखबार मीडिया के साथियों को, जो हम लोग को 2015 में भी नसीहत करते रहे, 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी नसीहत करते रहे कि आप लोग गठबंधन क्यों नहीं करते, तो मैं आपको गवाह रखता हूं कि मैं बिहार के मुफाद के लिए, भारत के आइन के तहफ्फुज के लिए, बिहार के महरूम तबकात के हुकूक के लिए मैं गठबंधन पर आमादा हूं। और अगर आप गठबंधन नहीं करा पाते हैं बुद्धिजीवी, हमारे मिल्ली रहनुमा, हम उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि आप अगर गठबंधन नहीं करा पाते हैं तो इसके माने ये है कि आपकी वकालत की कदर मंजिल वहां नहीं हो रही है। तो आपको ऐसी ताकतों की मुखालफत करनी चाहिए और हमारी हिमायत करनी चाहिए। और आइंदा के लिए सवाल हमारे लिए नहीं रहना चाहिए कि हमने गठबंधन क्यों नहीं किया, बल्कि यह सवाल उनके तरफ होना चाहिए कि उसने गठबंधन क्यों नहीं किया। मामला हम साफ साफ। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि बात बहुत खुल करके बड़े पैमाने पर आई है। पहली मर्तबा के अलायंस में शामिल होने के लिए, गठबंधन में शामिल होने के लिए पूरी तरह एमआईएम तैयार है। अभी डिपेंड करता है उन लोगों पर जो आरजेडी, कांग्रेस, दीगर पार्टियां हैं, कोई इन्हें शामिल करती है नहीं। अख्तरुल साहब, एक बड़ा सवाल यह होता है आपकी पार्टी पर कि सीमांचल में तो पार्टी बहुत मजबूत हो गई है, दूसरी जगहों पर पार्टी मजबूत नहीं है, संगठन नहीं है। हालांकि आप पूरा बिहार या जो यूथ तबका है एमआईएम से जुड़ना चाहता है, तो आप लोग एमआईएम की इतनी यहाँ तवज्जो दीगर जगहों पर नहीं, क्या वजह रही? देखिए, हम लोग अपनी कोशिश बसात भर, हमारी कमजोर सी पार्टी, नए लोग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि ये कलील वक्फे में 5 साल की मुद्दत कोई बड़ी मुद्दत नहीं होती है। मैं आज कहता हूं कि 25 साल से जो पार्टियां काम कर रही हैं वो उतनी आवाम तक पहुंच हासिल नहीं कर सकी जितना मैं 5 साल के कलील अरसे में हमने हासिल किया। चूंकि हमारा लीडर हिंदुस्तान की सालमियत की बात करता है, अदल इंसाफ की बात करता है, महरूम तबकात की वकालत करता है, और बिहार में हम उसी की सियासी जो तौर तरीके हैं उसकी पैरवी कर रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि बिहार के आवाम का एतमाद हुआ है, नौजवानों का एतमाद हुआ है। ये नंगे भूखे पांव कर चलने वाले लोग, ये मजदूर हैं, आज क्या कर रहे हैं? ये मजदूर सिर्फ दिल्ली से लौट के ही नहीं आए हैं, बल्कि मौजूदा हुकूमत के कफन के कपड़े भी लेकर आए हैं कि तुमने हमको कहा ये बिहार किसी के बाप की मीरास नहीं, लेकिन बिहार का मुखिया कहता है बिहार में दाखिल होने नहीं देंगे। जब ये गरीब नंगे पांव भूखे आ गए तो कोरोना सेंटर में फोन करके खैरियत पूछ रहे हैं। ये दोगलई नहीं चलेगी। ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, बिहार के एजुकेशन को चौपट कर दिया, सीमांचल को अब तक कोई हिस्सा उसने नहीं दिया, और आज बीजेपी के साथ बैठ करके अकलियतों के टिकट की उम्मीद, अकलियतों के वोट की उम्मीद करते हैं। मैं उनको भी खबरदार करना चाहता हूं। मैं वो पार्टियां जो पार्टियां गठबंधन बना रही थी और गठबंधन बना रही हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि एक मखसूस जाति के आदमी का मर्डर होता है तो नंगे पांव 80 एमएलए को लेकर चलने पर हाजिर हो जाते हैं, और वहीं इसराइल के गले पर जय श्री राम कहने के लिए चाकू चलाया जाता है, और पटने में उसका इलाज हो रहा है, और पार्टी का कोई एक सिपाही भी जाकर उसकी खैरियत पूछने के लिए, चपरासी भी खैरियत पूछने के लिए नहीं जा रहा है। तो अकलियतों के ताल्लुक से क्या कर रहे हैं? हिसाब देना पड़ेगा 20 महीने का इस गठबंधन को कि उसने उस वक्त उर्दू एकेडमी के लिए क्या किया, मदरसा बोर्ड के लिए क्या किया, मौलाना मजहलुक यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया, वक्फ बोर्ड के लिए उसने क्या किया, माइनॉरिटी के रिजर्वेशन का मामला क्या किया, 15,000 उर्दू बच्चों को जो नौकरी नहीं मिली, डंडे खाते रहे, उनकी नौकरी कहां गई? 80,000 से ज्यादा उर्दू टीचरों की जगह खाली है, वो कहां गया? जितनी भी बहालियां हुई 17% माइनॉरिटी के लोगों को 3-4% से ज्यादा चपरासी में भी हिस्सेदारी नहीं मिली। इसका हिसाब कौन देगा? 20 महीने का हिसाब इनको भी देना होगा। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि बीजेपी और उसके नामाकुल साथियों की साझेदारी की हुकूमत नहीं बने, एक गठबंधन बने और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो, सबके साथ मुंसिफाना एक वो बनाया जाए, ब्लू प्रिंट तैयार हो, उस पर काम करने के लिए हम आमादा है। अगर अलायंस में आपको शामिल नहीं किया जाता है तो फिर आपकी पॉलिसी क्या होगी? क्या आप पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे या कुछ मखसूस सीटों पर? हमारी पॉलिसी बिल्कुल जाहिर है
कि अगर हमको अलायंस में नहीं दिया जाता है तो इसके माने ये पार्टियां खुद चाहती हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ें। तो जाहिर है कि हमारे पार्टी के जहां लोग हैं, अगर हमको अलायंस में वो नहीं लेते हैं तो हमारे पार्टी के लोग चनाचूर नहीं बेचेंगे ना। अपना जो लंगड़ा लूढ़ा कैंडिडेट होगा उसको अपना वोट हवाले करेंगे। चाहे कोई हारेगा तो उसको एहसास होगा कि मेरी वजह से हारा है, कोई जीतेगा तो उसको एहसास होगा कि मेरी वजह से जीता है। इसका एहसास दिलाएंगे। कितनी सीटों पर? अभी तो 32 सीटों का आपने ऐलान किया। हमारी पहली लिस्ट है साहब, पहली लिस्ट में किशन जी भी शामिल नहीं किया है, अभी सीमांचल की सारी सीटों को शामिल नहीं किया है। हम हालात का जायजा ले रहे हैं, अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, अपनी तंजीमी सलाहियत का जायजा ले रहे हैं और उसके बाद हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो आपको लगता है कि जो मुसलमान हैं इस पार्टी में शामिल होंगे या फिर पहले की तरह भी आरजेडी कांग्रेस? क्योंकि जब इलेक्शन का मौका आएगा तो एक बड़ा मसला ये आ जाएगा, मुसलमानों को कहा जाएगा कि बीजेपी को हराना है, कौन जीते उससे मतलब नहीं, मतलब बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए। हर मतलब एक मैसेज फैलता है मुसलमानों के दरमियान। तो ये जो एक मैसेज वायरल होगा उसका मुकाबला आप किस तरह करेंगे, आपकी पार्टी किस तरह करेगी? देखिए, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने हमारे नौजवानों की याददाश्त कमजोर कर दी। बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए रथ यात्रा चलाने वालों ने 500 साल पहले